प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि किस तरीके से अंग्रेज डच और पुर्तगीज़ को भारत में समेटे थे। अब हम उस दिन बताए थे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो टकराव होता है भारत में और किस तरीके से फिर वो अब फ्रांसीसी को भी भारत से समेटते हुए आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से वो अपना भारत में एकाधिकार व्यापार के लिए स्थापित करता है। अगर अभी तक आप लोग मेरे पीछे वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पीछे वाले क्लास को देख लीजिए, तभी आपको ये जो क्लास अभी आगे बता रहे वो समझ में आएगा। जो भी न्यू व्यूअर्स है वो पीछे वाले क्लास को देख लीजिए, फिर आपको आज का क्लास पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ये देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो टकराव हुआ, उससे पहले हम ये देखेंगे कि हैदराबाद, क्योंकि हम ये देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के जो मध्य में टकराव होता है वो कर्नाटक में होता है और किस कारणवश होता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो ये टकराव होता है। तो उससे पहले हम जानेंगे, थोड़ा समझानेंगे हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद राज्य के बारे में, क्योंकि ये वहीं से जुड़ा हुआ, हैदराबाद और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम पहले थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे और फिर हम देखेंगे कि फ्रांस और अंग्रेज के मध्य टकराव जो स्थिति उत्पन्न हुआ, फिर हम उसको देखेंगे। क्योंकि हम बीच में मानी किसी का नाम ले लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये फिर अभी कौन सा आ गया, तो उसका नाम ले, उससे पहले आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो हैदराबाद आप लोग चाहिए तो पॉइंट लिख भी सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं, वो आप लोग चाहिए तो उसको लिख लीजिएगा तो ज़्यादा ही आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो ये जो निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ रहता है, जो मुग़ल का ही जो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हैदराबाद क्षेत्र वो पहले दक्कन कहलाता था और वो मुग़ल के ही अधीन आता था, मुग़ल के अंतर्गत आता था। तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ जो है वो वहाँ का वजीर के रूप में भी कार्य कर चुका है और उसको दक्कन का वायसराय का भी खिताब उसको मिल चुका है। आप लोग चाहिए तो इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं कि हैदराबाद का जो स्थापना हुआ था वो 1724 ईस्वी में ये किया था, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ किया था। और ये दक्कन का वजीर भी रह चुका था और दक्कन का इसको वायसराय का खिताब भी प्राप्त हो चुका था। उस समय में मोहम्मद शाह जो थे वो मुग़ल शासक के तौर पे मोहम्मद शाह कार्य कर रहे थे। तो आप जानते हैं कि औरंगजेब के बाद मुग़ल शासन किस तरह धीरे धीरे उसका पतन होने लगा और क्योंकि उसका शासन व्यवस्था फिर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उसी में से ये हैदराबाद और कर्नाटक भी हैं। तो मोहम्मद ये जितना भी ये प्रशासन ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि ये निज़ाम उल मुल्क जो है ये कठोर नीति अपनाता था, लेकिन ये शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से चलाना चाहता था। तो ये जितना भी कोशिश करता था ना, तो मोहम्मद शाह इसके सारे कोशिश को नाकाम कर देते थे। तो ये अंत में थक हार करके खुद को तो वैसे मुग़ल से कभी स्वतंत्र घोषित नहीं किया कि हम मुग़ल से स्वतंत्र हैं, नाम मात्र के लिए, सिर्फ कागजी तौर पर हम कह सकते हैं नाम मात्र के लिए सिर्फ मुग़ल के अधीन था ये निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र के अधीन था। और ये फिर मुग़ल शाह के मोहम्मद शाह से ये तंग आ गया, तो फिर ये खुद 1724 ईस्वी में, क्योंकि ये दक्कन पे इसका पूरा पकड़ था, ये 1720 से 22 तक वहाँ पे वजीर रह चुका था, फिर ये इसको वायसराय का खिताब प्राप्त था। तो फिर ये 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य का स्थापना कर देता है और फिर वहाँ बहुत अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था चलाता है। खुद को हम इसलिए लिख दे, व्यवहार में स्वतंत्र शासक के तौर पर ये कार्य किया, लेकिन खुद को कभी भी ये नहीं कहा कि ये मुग़ल से स्वतंत्र है, लेकिन व्यवहार में हमेशा स्वतंत्र, संधि करना, युद्ध करना, ये सारे चीज़ ये करने लगा था। और उसके बाद ये देखिए, इस सबसे बड़ी ये था कि उस वक्त, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं 1724 ईस्वी के समय में, आप पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, तब आप मराठा का इतिहास पढ़ेंगे और कैसे वो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। तो इसकी सबसे खास बात थी कि ये मराठे को भी बाहर ही रखा, ये मराठे को कभी भी, ये अपने जीते जी कभी भी हैदराबाद में मराठा का एंट्री होने नहीं दिया। तो ये भी इसके शक्तिशाली काम, इससे भी एक प्रमाण लगा सकते हैं कि मराठा अपने आप में कितना शक्तिशाली था, लेकिन ये उसको भी कभी भी हैदराबाद का क्षेत्र छूने नहीं देता है।
लेकिन जब जैसे ही इसका मृत्यु हो जाता है 1748 ईस्वी में, तब से हैदराबाद में उत्तराधिकारी को लेकर जंग शुरू हो जाता है। और जब पहले भी आप बताया कि जो हमारे यहाँ जो अंग्रेज के विस्तार होने का ये एक सबसे प्रमुख कारण था कि मुग़ल के पतन के बाद जितने भी राज्यों का उदय हुआ, वो एक समय आने के बाद सभी में उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध होने लगा। भाई भाई में, भाई भतीजा में ये जो युद्ध होने लगा, इससे जो अंग्रेज को उसको बहुत फ़ायदा मिला और फिर इसी कारण से उसको भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने में बहुत ही मदद लगा। वो व्यापार भी करने में उसको बहुत ही इससे फ़ायदा हुआ और उसको अपना राजनीतिक सत्ता भी सुदृढ़ करने में यहाँ बहुत ही उसको फ़ायदा हुआ। तो ये जब मर जाता है निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, इसके मरने के बाद कर्नाटक में फिर उत्तराधिकारी को लेकर जंग शुरू हो जाता है और इसी जंग का फिर फ़ायदा उठा करके आप देखेंगे कि कर्नाटक में कैसे फ्रांसीसी भी घुस जाते हैं। तो ये था हैदराबाद का बात। अब हम थोड़ा सा कर्नाटक के विषय में बात कर लेते हैं। कर्नाटक उस समय में ये दक्कन मुगल का एक सूबा था। ये कर्नाटक भी दक्कन मुगल के ही क्षेत्र में आता था। तो और ये दक्कन मुगल का एक सूबा था। तो जब ये दक्कन का था तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये हैदराबाद का होगा, क्योंकि हैदराबाद को ही क्या कहा जाता था उस वक्त, दक्कन कहा जाता था। तो ये जो दक्कन मुगल, तो इसका मतलब यहाँ का जो ये सूबेदार होगा, यहाँ का जो निज़ाम होगा, ये यहाँ का भी मालिक होगा। लेकिन मालिक तो यही होगा जो यहाँ का निज़ाम था हैदराबाद का, लेकिन ये अब ये चलाने के लिए किसको दिया जाता था, एक सूबेदार को दिया जाता था। तो कर्नाटक में भी क्या हुआ धीरे धीरे कि जो नायब सूबेदार था कर्नाटक का, ये भी धीरे धीरे इससे दक्कन से जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा। वह भी अपने आप को स्वतंत्र एक तरीके से, वो भी कभी ये घोषणा देखिए, कभी भी कोई घोषणा नहीं किया कि हम मुझसे स्वतंत्र हो गए, लेकिन हर कार्य इस तरीके से करना जैसे कि अब मेरा कोई मालिक नहीं हो, हम खुद में स्वतंत्र हैं, हम खुद निर्णय ले सकते हैं, खुद संधि कर सकते हैं, खुद फरमान जारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्वतंत्र होकर ये भी कर्नाटक का भी जो सूबेदार था, नायब सूबेदार, ये भी उसी प्रकार से कार्य करने लगा। और उसके बाद ये क्या किया, यहाँ पे अपना जो सूबेदार का पद है उसको वंशानुगत भी कर दिया। वंशानुगत ये पद वहाँ पे से हो गया। और यहाँ पर आपका एक नाम आएगा फिर शहादत उल्ला खां। ये शहादत उल्ला खां ही यहाँ का नायब सूबेदार रहता है। और ये क्या करता है, क्यों फिर युद्ध छिड़ जाता है कि ये बिना निजाम, ये अपनी, क्योंकि ये हम हमेशा याद रखेंगे कि उस वक्त कर्नाटक का जो सूबेदार था वो हमेशा हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आता था। तो ये बिना निजाम के परमिशन के, बिना आज्ञा लिए हुए अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना देता है। क्योंकि उत्तराधिकारी बनाने के लिए भी आपको निजाम से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं लेता है। ये अपने पद को पहले बोले वंशानुगत चलाने लगता है। तो ये अपने भतीजा को बिना निजाम से परमिशन लिए हुए, बिना आज्ञा लिए हुए ये उसको अपना उत्तराधिकारी बना देता है। तो फिर यहाँ पर भी संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी संघर्ष का, इसी यहाँ पे हैदराबाद में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा है और जो कर्नाटक में हो रहा है, इसी का फ़ायदा देख करके फ्रांसीसी यहाँ पे घुसता है। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी कैसे घुसता है। देखिए, हम पहले देखें कि अंग्रेज किस तरीके से डच और पुर्तगीज को यहाँ से भगा चुके थे। अब इसका एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है, वो है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं तो, या फिर ध्यान में रखिएगा कि 1664 ईस्वी में ही हो जाता है। और कलकत्ता के चंद्रनगर में और पुडुचेरी में फ्रांसीसी का जो वो शक्ति है वो बहुत ही अच्छा रहता है वहाँ पर। और ये वहाँ पर किला वगैरह भी वहाँ पर बनाता है और कुछ फैक्ट्री वगैरह भी लगाता है फ्रांसीसी। और अब फ्रांसीसी भी ये देख रहा है कि अंग्रेज यहाँ पर मतलब किस तरीके से अपने व्यापार में उभर रहा है, तो अब वह भी चाहता है यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा उभरना चाहता है। और अंग्रेज भी देख रहा है कि अच्छा, फ्रांस भी अब मेरे टक्कर में यहाँ पे जो है वो खड़ा हो रहा है। फ्रांस को तो फ्रांसीसी से, मतलब फ्रांस देश से बात नहीं कर रहे, फ्रांसीसी जो वहाँ के, फ्रांस के जो यहाँ कर व्यापार कर रहे हैं। तो अंग्रेज कभी भी किसी को यहाँ पर दूसरे को वो देख नहीं सकता है। जब ये डच और पुर्तगीज़ को हटा चुका है तो ये फ्रांसीसी को भी चाहेगा ही कि पूरी तरीके से हटा, वो यहाँ पर उसको भी नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि उसको सिर्फ था कि वो अकेला ही यहाँ राज करे, यहाँ लूटे खसोटे और फिर यहाँ से धन का दोहन करके अपने ब्रिटेन भेजे। तो अब यहाँ से ही कहानी शुरू हो जाता है। तो उससे पहले देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में यहाँ पर भी युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी, हम यहाँ पर लिख दिए, देख लीजिए, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध आप देख सकते हैं, ये लगभग 20 वर्ष चला है, 20 वर्ष। इसी में बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा कि कर्नाटक में जो युद्ध हुआ वो भारत के लिए है। 20 वर्ष युद्ध चलता है।
1746 1400 लिख दिया, 1746 से 1763 तक अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में युद्ध चलता है। वैसे देखिए बुक में वैसे इस तरीके से नहीं आपको मिलेगा कर्नाटक प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग तीन युद्ध में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो शायद हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला युद्ध जो होता है कर्नाटक में प्रथम युद्ध, वो 1746 से 48 के बीच में होता है। इसके कारण क्या थे, कर्नाटक में युद्ध अचानक क्यों हो गया? अभी तो ये लोग सिर्फ मतलब सोच ही रहा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे। फ्रांसीसी सोच रहा है कि किसी तरह अंग्रेज को यहाँ से भगाना और हमको व्यापार करना है, और अंग्रेज सोच रहा है फ्रांसीसी को हमको यहाँ से भगाना है और हमको अपना व्यापार, मतलब हमको इस फ्रांसीसी जो क्षेत्र को आधिपत्य किया हुआ उस क्षेत्र को भी जीत करके हमको ही व्यापार करना है। तो अभी ये लोग सोच ही रहा है। लेकिन उसी बीच में क्या हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आप ये पढ़ेंगे विश्व इतिहास में कि कितनी जगह इन सारों का कॉलोनी रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध। आप ये लिख लीजिएगा, हो सकता है आपको बुक में खोजने पर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है ऐसे बुक में ना मिले। तो ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस में टकराव चल रहा था। वो वहाँ का युद्ध भारत में भी उसको देखने के लिए मिल गया। और वाजिब है, जब वहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पर भी होगा ही होगा। आप इसको फील कर सकते हैं अपने भी चीज़ों से जोड़ करके कि कैसे, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। इस दोनों में जो टकराव हो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, लेकिन वो टकराव का गर्माहट भारत तक पहुँच जाता है और भारत में भी इस दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे टकराव होने लगता है। लेकिन यहाँ पे युद्ध का कुछ खास ऐसा नहीं हो पाता है कि युद्ध बराबरी पे हम कह सकते हैं समाप्त हो जाता है। ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। तो लेकिन जब तक कोई हारेगा नहीं और कोई जीतेगा नहीं, तब तक जान लीजिए मज़ा नहीं आता है। बराबरी पे जीत जाए, कभी भी आप कोई भी गेम खेलते हैं और गेम अगर ड्रॉ हो जाता है, बीच दोनों एकदम समान वैल्यू से अगर पॉइंट प्राप्त करते हैं तो कभी भी मन नहीं लगता है। हमेशा वो हारा क्यों नहीं या हम जीते क्यों नहीं, ये हमेशा मन में रहता है। इसलिए यहाँ पे युद्ध बराबरी पे समाप्त हो जाता है। तो इस युद्ध का परिणाम यही निकलता है कि एक संधि होता है, वो उसी से ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। एक्सला चैपल की संधि 1748 में होता है और युद्ध यहाँ पर बराबरी पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 1700 ये कर्नाटक के, तो कर्नाटक का इसके बाद द्वितीय युद्ध होता है। लेकिन देखिए उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि ये हम पहले बोल दिए कि एक्सला चैपल की संधि होती है 1748 ईस्वी में और युद्ध बराबरी पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में समाप्त हो जाता है। उसी बीच में भारत में भी 1746 ईस्वी में क्या होता है, कर्नाटक के नवाब के साथ फ्रांसीसियों का युद्ध होता है और नवाब की बुरी तरीके से हार होती है और फिर कर्नाटक इस तरीके से कर्नाटक में फिर ये अपना सत्ता स्थापित कर लेता है फ्रांस। इस युद्ध को सेंट थोमे या अडियार के युद्ध में, कभी आपसे पूछ देगी सेंट थोमे या अडियार का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये सब चीज़ आप जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसके लिए सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक का नवाब पराजित होता है फ्रांसीसियों के द्वारा। यानी कि ये युद्ध 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों के साथ हुआ था कर्नाटक के नवाब का और वो बुरी तरीके से पराजित होता है। किसी भी युद्ध के पीछे देखिए कुछ पॉइंट ऐसा है जिसको हम हमेशा ध्यान में रखें तो बहुत फ़ायदा करता है कि युद्ध के पीछे का अगर कारण क्या था, तो कारण यही था कि दोनों कंपनी का महत्वाकांक्षा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के महत्वाकांक्षा के कारण युद्ध है। क्योंकि दोनों क्या चाह रहा है कि हम ये रहे या तो हम रहें, दोनों में से दोनों तो कोई रहेगा नहीं, एक ही रहना चाहता है। और हम ज़्यादा तो हम ज़्यादा, मेरा क्षेत्र हमारे पास ज़्यादा कब्जा रहे, हमारे पास जो ज़्यादा शासक मेरे अधीन में रहे तो हमको उससे व्यापार करने का मुनाफा मिलेगा, हम उससे रकम लेंगे, ये सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो इसीलिए महत्वाकांक्षा के कारण युद्ध होता है। तो ये युद्ध इस प्रकार होता है। दूसरा सबसे बड़ा युद्ध है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है। आप देखिए कि हैदराबाद में किस तरीके से उत्तराधिकारी को लेकर के निजाम उल मुल्क के मरने के बाद किस तरीके से उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध वहाँ पर शुरू हो जाता है हैदराबाद में। और कर्नाटक में भी युद्ध कुछ ये जब आप देख लीजिए ये 1746 में ये होकर फिर समाप्त हो गया, तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। फिर 1749 में आप द्वितीय युद्ध देखेंगे, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के तौर पे इसको देखेंगे हम लोग कि 1749 से लेकर के 1754 तक ये युद्ध चलता है। और इसमें क्या होता है कि ये हैदराबाद में फिर से अब हैदराबाद में
उत्तराधिकारी को लेकर के जंग शुरू हो जाता है। और ये जंग किसके किसके बीच रहता है? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। ये दादा पोता के बीच में जंग है, ये कोई और नहीं है। नासिर जंग का ये पोता है मुजफ्फर जंग, और इस दोनों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध। ये चाहता है हम बैठे गद्दी पे, ये चाहता है हम बैठे गद्दी पे, मुजफ्फर जंग। और कर्नाटक में भी अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में होता है। ये चाहते हैं कि हम बैठे और ये चाहता है कि हम बैठे। इसी का फ़ायदा उठाता है कौन? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी में सबसे ज़्यादा इसमें इस सब में कौन किसका इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें हाथ था तो डुप्ले का। डुप्ले कौन था? तो डुप्ले उस वक्त फ्रांसीसी में पुडुचेरी में फ्रांसीसी की तरफ से गवर्नर था। डुप्ले नाम याद रखिएगा, ये डुप्ले याद रखिए। अगर यह डुप्ले टिक जाता भारत में तो फिर अंग्रेज को यहाँ से जाना निश्चित था। क्योंकि इसलिए निश्चित था ये जो भी सोचता था, जो भी रणनीति अपना रहा था उस वक्त, ये पूरी तरह उसमें सफल हो रहा था। इसलिए इसका रणनीति बिल्कुल सफल था। इसलिए इसको हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अंग्रेज के लिए, डुप्ले को हटाना। तो हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकारी को जाता। तो डुप्ले क्या सोचता है? डुप्ले ये सोच, हम डुप्ले लिख दिए हैं, अच्छा डुप्ले। तो डुप्ले क्या सोचता है कि इसी आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठाना, जो दोनों के बीच में आपस में ही जो डिस्प्यूट हो रहा है, जो विवाद हो रहा है, तो इसका यही रणनीति रहता है, क्यों ना एक का हम साथ देते हैं, एक विरोधियों का, और दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। और जिसका साथ दे रहे हैं उससे फिर अगर वो जीत गया तो फिर उससे रकम लेगा, फिर उससे क्षेत्र लेगा, फिर उससे व्यापार करने का लेगा, अपना वहाँ पर अपने उसके दरबार में अपना नियुक्ति करवाएगा, जिसको चाहेगा उसको रखवाएगा, अपने हिसाब से राजा को जिस तरीके से चाहेगा मुड़वाना उस तरीके से मुड़ा लेगा, ये काम करवा लेगा। तो यही रणनीति अपनाता है कि जब ये देख लिया कि ये दोनों जगह पे उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध चल रहा है, तो हम क्यों ना एक का साथ दें, दूसरे के खिलाफ उसको लड़वाए। और जबकि ये दोनों सभी आपस में ही एक दूसरे से अपने ही हैं और अपने ही लड़ रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाता है डुप्ले, और ये इसका साथ देता है, मुजफ्फर जंग का साथ देता है इधर से, और इधर से चंदा साहब का साथ देता है। अब फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग का साथ दे करके हैदराबाद में नासिर जंग के खिलाफ लड़ता है, और नासिर जंग भी युद्ध में मारा जाता है, ये भी मारा जाता है। और ये चंदा साहब के साथ भी फ्रांसीसी, हम FC लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, फ्रांसीसी कंपनी। तो यहाँ पे भी मुजफ्फर जंग के साथ देता है, ये मारा जाता है, ये जीत जाता है, और फिर ये यहाँ हैदराबाद में फिर इसका सत्ता आ जाता है। तो ये किसके मदद से अपना सरकार बनाया? फ्रांस के मदद से अपना सरकार बनाया, फ्रांसीसियों के मदद से सरकार बनाया। तो ऑब्वियसली ये किसका कठपुतली रहेगा? फ्रांसीसी का कठपुतली रहेगा। इसके बदले में इस फ्रांसीसी को क्या देगा मुजफ्फर जंग? बहुत सारा नजराना देगा, भेंट देगा, पैसा देगा, जगह देगा फैक्ट्री खोलने के लिए, कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा देगा। ठीक उसी तरीके से चंदा साहब भी क्या होते हैं? जीत जाते हैं, और अनवरुद्दीन मारा जाता है। और चंदा साहब भी क्या करते हैं उसके बदले में? 80 गांव याद रखिएगा, 80 गांव देता है फ्रांसीसियों को, बदले में 80 गांव देता है। तो यही तो है कि जो एक दूसरे के खिलाफ लड़वाएंगे और फिर जो जीतेंगे तो उससे जो फायदा होगा फिर हो गया, वही तो उसका मेन था। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि दोनों जगह जो सरकार बन रही है, चंदा साहब की और मुजफ्फर जंग की, ये किसके मदद से बन रही है? फ्रांसीसियों की मदद से बन रही है। तो इस युद्ध को अब अंबूर की लड़ाई भी कहा जाता है, जिसमें फ्रांसीसी गुट की जीत होती है 1749 में। यहाँ बहुत सारे कर दिए, आप लोग पहले से देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। 1749 है अंबूर की लड़ाई, इसको कहते, पूछ सकता है कि अंबूर की लड़ाई किसके मध्य हुआ था, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ये 1749 में होता है, और यही अंबूर की लड़ाई, और इसी में फ्रांसीसी गुट की जीत हो गई थी, और दोनों जगह फ्रांसीसियों के मदद से सरकार बन गया, जो इसको चाहिए था मिल गया। अब क्या होता है, क्या लगता है अंग्रेज को ये सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, कि वह भी चाह रहा होगा कि हम अपना विस्तार, ये क्या हो गया मेरे साथ, इसमें वो तो पता कर रहा होगा कि इसके पीछे किसका रणनीति काम कर रहा है। तब उसको पता चलता है कि इसके पीछे तो एक डुप्ले साहब है, पौंडीचेरी के गवर्नर बन करके भारत में बैठे हुए हैं, और उनका रणनीति काम कर रहा है। तो पहले इसको भगाओ यहाँ से, कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ से भागें, और यहाँ से भागें, और उसके बाद हम यहाँ पे किसी तरह अपना सत्ता फिर से काबिज कर पाएँ। तो अब उसके दिमाग में तो ये चल रहा है अंग्रेज को, क्योंकि पच नहीं रहा होगा अंग्रेज को ना खाना, कि
क्यों ऐसा हो गया। तो अब उसके दिमाग में चल रहा होगा क्या करे, ऐसा क्या होगा। फिर अंग्रेज यहाँ पे क्लाइव के नेतृत्व में, आप पढ़ेंगे क्लाइव के बारे में आगे, क्लाइव के नेतृत्व में फिर से अंग्रेज क्या करता है, अंग्रेज को मौका मिल जाता है और फिर क्लाइव के नेतृत्व में फिर से युद्ध होता है और क्लाइव के नेतृत्व में दोनों जगह फिर से अंग्रेज सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है और दोनों जगह पे क्या, लेकिन फिर भी युद्ध बराबरी पर समाप्त हो जाता है और ये निर्णय नहीं हो पाता है कि कौन जीता और कौन हारा। फिर 1754 में, ठीक है। देखिए इसीलिए इसको जितना अच्छे से तोड़ के समझिएगा ना उतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये सब बताने के बाद जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तब भी अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि कहाँ दिक्कत हुआ। लेकिन इतना जितना तोड़ के हम बता रहे हैं, अब जब आप लोग कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली सारा चीज़ समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है, जब हम डायरेक्टली बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं ना तो बहुत कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आता है। और फिर 1754 में क्या होता है, डुप्ले को हटा दिया जाता है और ऐसा स्थिति बना देता है जो फ्रांस जो है वो डुप्ले को बुला लेता है वापस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों युद्ध में फ्रांस देखता है, ये दोनों युद्ध में क्या होता है, ये दोनों युद्ध जब चल रहा था हैदराबाद और कर्नाटक में ये हुआ और फिर जब क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज युद्ध करते हैं उस फ्रांसीसियों के साथ में, तब दिखता है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सेना का खर्च हो रहा है, ये हो रहा है। और इस समय फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी अपना है अमेरिका और वो चाहते हैं कि अगर यहाँ युद्ध में फंसे रहे तो कहीं अमेरिका भी हाथ से न निकल जाए। तो पहले जाओ दौड़ पहले अमेरिका को पकड़ो, भारत को छोड़ो, पहले वहाँ अमेरिका को पकड़ो। इसलिए वो एक यहाँ से जाना चाहता है, वो उसको और डुप्ले को वो बताता है, ऐसा परिस्थिति बनाता। आप पढ़ेंगे ब्रिटेन में या बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, या वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये सब कौन आपको हो सकता है बीच बीच में आएगा, वहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट तो आप इसके वहाँ भी रेफरेंस में देखेंगे। फिर ये वहाँ यहाँ से डुप्ले जो है इसको बुला लिया जाता है 1754 में और ये वापस चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक में तृतीय युद्ध होगा। अब तृतीय युद्ध ही तो देखेंगे कि फिर इसको हम कह सकते हैं 1755 में पंडिचेरी की संधि पर ये युद्ध समाप्त हो जाता है फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। लेकिन फिर भी एक चीज़ का फैसला नहीं हो पाता है, डुप्ले तो चला जाता है 54 में ही और 55 में एक संधि हो जाती है, लेकिन ये फिर भी समझ में नहीं आता है कि सर्वोच्च कौन है। उस दोनों में अभी भी कन्फ्यूज़न लगता रह गया था कि ब्रिटेन सोच रहा है कि हम है सर्वोच्च, कि फ्रांसीसी सोच रहा है कि हम है सर्वोच्च। अभी तक ये फैसला सही से हो नहीं पाता है। लेकिन क्लाइव के नेतृत्व में अगर क्लाइव बहुत ही, उस समय क्लाइव जो था ब्रिटेन की तरफ से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो उस वक्त नौजवान था, एकदम बहुत ही यंग था। और यंग लोगों का जोश तो आप लोग से बेहतर और कौन समझ सकता है, और वो क्लर्क था उस वक्त तो। लेकिन फिर उसके नेतृत्व में जब युद्ध लड़ता है तो वाकई वो दिखलाता है, वो भी अपना दिखलाता है किस तरीके से वो फिर दोनों जगह हैदराबाद और कर्नाटक में अपनी सरकार बना लेता है। तो ये युद्ध हम पहले बता दें 1755 में समाप्त हो जाता है पुडुचेरी की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पे फिर से। लेकिन सर्वोच्चता का फैसला नहीं हो पाता है और फिर से तृतीय युद्ध होता है और यही युद्ध निर्णायक होता है और ये 7 वर्षों तक चलता है। ये निर्णायक युद्ध है, इसमें तय हो जाएगा कि भारत में अंग्रेज राज करेगा कि फ्रांसीसी राज करेगा। ये 58 से 63 तक चलता है। ये 7 वर्षीय युद्ध है और यही युद्ध फैसला करता है कि किसका होगा। अब आप ही लोग सोचिए किसका होगा। आप लोग तो पहले से जानते हैं कि हमको अंग्रेज से आज़ादी मिला है तो अंग्रेज ही यहाँ अंततः रहेगा। और फिर अगर इसमें भी आप कारण जानेंगे तो बस कुछ नहीं, कारण दोनों कंपनियों का महत्वाकांक्षा है। ये भी युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस में चल रहा है। ये भी युद्ध 1700, क्योंकि देखिए जब इसके सेम लोग जब दूसरे जगह युद्ध करेंगे तो उसका परिस्थिति के प्रभाव वो दूसरे जगह भी पड़ेगा जहाँ वे लोग रह रहे हैं। ये युद्ध भी ब्रिटेन और फ्रांस में चल रहा होता है, ब्रिटेन और फ्रांस में चल रहा होता है, लेकिन इसका भी प्रभाव धीरे धीरे भारत तक आ जाता है। और ब्रिटेन और, क्योंकि हम पहले बोले कि इस वक्त आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और खर्च बहुत ज़्यादा हो चुका था फ्रांस को। अमेरिका के खोने का डर उन लोगों को था ही था। और ये यहाँ पे भी युद्ध होता है जिसको वांडीवास की लड़ाई कहा जाता है। आप लोग पढ़िएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो फ्रांसीसी गवर्नर रहता है लाली, उसको हरा दिया जाता है।
और फिर 1763 63 ईस्वी में एक संधि होता है और उस संधि के द्वारा यह तय होता है कि फ्रांस यहाँ पे किलेबंदी नहीं करेगा, अपनी सेना नहीं रखेगा, सिर्फ उसको व्यापार करने का छूट जाता। और वो व्यापार भी इससे कुछ खास अंग्रेज को फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, इस तरह का व्यापार होता है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि या ये लिख सकते हैं 1760 में। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए। उसमें होता है कि आप नोट्स में ये नहीं कि सारा बुक पढ़े और उसको पूरा से एकदम लिख दिए, सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट को लाइन, कुछ कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होता है आप उसको लिख सकते हैं। या यहाँ पर जो हम कुछ बता रहे हैं आप उससे रिलेटेड जब वहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, या ये जो बता रहे हैं आप इसको भी लिख सकते हैं। या अब बुक में पढ़ते आपको लगता नहीं हम बुक से ही कुछ पॉइंट बना कर लिखे, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो 1707 में वांडीवास की लड़ाई इसको कहा जाता है। तो ये वांडीवास की लड़ाई में जो ब्रिटिश सेनापति है आयरकुट, वो फ्रांसीसी गवर्नर लाली को हराता है। और यहीं पे जब वो गवर्नर को ही हरा दिया 60 में, तो ये तो हार तय ही था। और फिर ये 63 में जा कर के पेरिस की संधि होता है और वहाँ पे ये हो जाता है कि फ्रांस जो है, याद रखिएगा 1763 में पेरिस की संधि होता है। देखिए इस तरीके से ज़रूर तोड़ तोड़ के पढ़िए, आप लोग को समझ में और याद भी बहुत ही अच्छे से रहेगा। और शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरे भी बच्चों को मिलेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा इसीलिए। और पेरिस की संधि होता है और वहाँ पर ये तय हो जाता है कि अब फ्रांसीसी यहाँ पे किलेबंदी नहीं करेंगे, सिर्फ व्यापार करने का कुछ उसको अधिकार मिल जाता है। और इसी के साथ ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच या यहाँ पे भारत में ब्रिटेन और फ्रांसीसी के बीच का युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है और अंग्रेज का सदा के लिए भारत में रास्ता खुल जाता है। अब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचता है, वो सबको ऑलरेडी समेट चुका है। आप देख लिए जो डुप्ले था बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए, वो उसको किस तरह यहाँ से हटा देता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग किसी भी बुक को उठा के पढ़िएगा, आप लोग को ये टॉपिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद भी अगर कहीं भी किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर आप लोगों को बताएंगे कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्लासी की लड़ाई जो बंगाल में लड़ी जाएगी 1757 में। आप लोग एक चीज़ और ज़रूर पढ़ के रखिएगा कि 18वीं सदी में भारतीय राज्य की क्या स्थिति थी, उस समय कौन कौन से छोटे राज्य खड़े हुए थे और वहाँ पे कौन कौन राजा शासन कर रहा था, उस समय कौन कौन था, किसके अधीन कौन कौन सा क्षेत्र था और क्या कारण था जो उसके अधीन वो क्षेत्र है। इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा, तब जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको प्लासी की लड़ाई, वो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब क्रमबद्ध तरीके से क्लास और स्पीडली धीरे धीरे अब आगे बढ़ जाएगा। प्लासी, फिर हम लोग बक्सर के युद्ध पढ़ेंगे, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे और बीच में जो इम्पोर्टेंट, याद रखिए अभी मत जाइए आप लोग, जो इम्पोर्टेंट गवर्नर, जो इम्पोर्टेंट वायसराय यहाँ आते जाएंगे उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे कि क्लाइव आया और कैसे पूरा बाजी पलट करके दोनों हैदराबाद और कर्नाटक में अंग्रेज का सत्ता बना दिया, तो क्लाइव के बारे में ही पढ़ेंगे। उस तरह जब डलहौजी आएंगे, डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट आएंगे तो बहुत सारे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमको उसके विषय में जानकारी रखना है कि इसके समय में कौन कौन सा अंग्रेज किस तरीके से भारत में विस्तार करता है। अब आप देख लिए कि हैदराबाद को समेट लिया है, कर्नाटक को समेट लिया है, अब आगे का राज्य बंगाल को समेटेगा, फिर बक्सर का युद्ध में, फिर आगे देखिएगा कैसे मैसूर को समेटेगा, वही मैसूर जो केरल और तमिलनाडु उस समय मैसूर ही कहलाता था, और फिर कैसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली मराठे को फिर कैसे उखाड़ को फेंकेगा, और मराठे के बाद भी एक शक्तिशाली बचा रहेगा पंजाब जो राजा रणजीत सिंह के अधीन में रहता है, और फिर पंजाब को वो कैसे वहाँ से हटाता है और फिर सबको यहाँ से हटा देता है और अकेला बचता है, और तब हम लोग देखेंगे कैसे आगे बढ़ा है। तो ऐसे नहीं बढ़ा है, वो भी एक एक करके सबको हटाते गया। जो कमज़ोर था इसलिए दक्षिण को छुआ, क्योंकि दक्षिण में हम बले थे, मुगल सत्ता नहीं था वहाँ पे, उसके लिए आसान था, उतना मुगल का वहाँ पे पकड़ नहीं था। इस तरीके से वो धीरे धीरे करता है। ठीक है, अब आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, इसलिए अब मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।